हेलो क्लास 11, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। कुछ दिन पहले ही आप लोगों का रूटीन जारी हुआ था और अब आप लोगों का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो भी रिलीज कर दिया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का 2024-25 सेशन के लिए आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 के साइंस, ठीक है ना, क्लास 11 के साइंस के जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसी के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोगों का 40 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में, जिसका हर एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही होगा और अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और अगर सही नहीं हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हर एक का बस एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन से आपको सिर्फ एक ही विकल्प को चुनना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि भाई प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, और गलत आपका होगा तो उसमें से आप कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ध्यान रखिए। इसीलिए जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, जय श्री राम करके। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा जय श्री राम करके आप लोग को टिक मार के आना जरूर है। लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें तो कह रहा है कि अ सेट ए इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ। ठीक है ना, कि कोई सेट ए है उसको फाइनाइट सेट कब कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं? नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट का डेफिनेशन ही क्या है। फाइनाइट सेट का जो डेफिनेशन होता है कि अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, कि अगर किसी सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो ही उसी को कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, कि कोई सेट के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ही कहते हैं उसको फाइनाइट सेट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर। ठीक है, कि कोई 2 सेट ए और बी है तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट्स आता है। तो याद रखिएगा कि या तो वो ए में होना चाहिए या तो वो बी में होना चाहिए। किसी एक में भी अगर हुआ तो यूनियन में आएगा ही। जैसे कि मान लेते हैं ए के पास कोई सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है और कोई सेट बी है, इसके पास एलिमेंट्स मान लेते हैं है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 यहाँ पे इसके पास एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें, अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालना चाहें तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो ए यूनियन बी के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2। ठीक है, ए यूनियन बी में आपका हो जाएगा कि जो ए के पास है वो तो होगा ही और जो बी के पास है वो भी होगा। तो जैसे देख सकते हैं बी के पास 3 है और ए के पास भी 3 है। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सेट में कोई एलिमेंट्स को 2 बार भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो फिर से 3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बस 4 और 5 को लिख देंगे, ये हम लोग का ए यूनियन बी हो जाएगा। क्या बोले कि भाई यूनियन में अगर ए के पास जो एलिमेंट है और बी के पास जो एलिमेंट है वो अगर कॉमन भी है ना तो उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको फिर पूरा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में आइदर इन ए और आइदर इन बी। दोनों में से किसी एक के पास भी हुआ तो ए यूनियन बी में वो आएगा ही। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए यहाँ पे दिया हुआ एक सेट जिसमें 3x + 5 डिफाइन किया गया है इसको और x यहाँ पे आया है नेचुरल नंबर से। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो <6 होना चाहिए। x जो है वो <6 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं। तो कह रहा है कि देन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज, रोस्टर फॉर्म सेट ए का क्या होगा। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग डेफिनेशन के अनुसार तो यहाँ पे x जो है वो 6 से छोटा है और या फिर बराबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो जो हम लोग का यहाँ पे x होगा वो या तो 1 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इन 6 में से कोई एक हो सकता है ना। अब सब जगह पे x की जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर पुट करेंगे, जो a आएगा वही आपका इसका एलिमेंट्स हो जाएगा। तो a के पास क्या आएगा, अगर हम लोग x की जगह पे 1 रखें तो हो जाएगा 3 + 5 8। यहाँ पे 8 से स्टार्ट होगा। अगर 2 रखें तो 3 दूनी 6, 6 + 5 11 11 आया।
ठीक है ना। वैसे अगर 3 रखें तो 3 3 9 5 14 है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 11 14 एक ऑप्शन नंबर ए ही में दिखा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, देखिएगा यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, 4 पुट करके चेक कर लीजिए, 5 पुट करके चेक कर लीजिए, 6 पुट करके चेक कर लीजिए, सबके लिए आंसर देखिएगा आप लोगों को इसमें से ही मिल जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, इसमें से कौन सा एक सेट है जो नल सेट है। तो ध्यान रखिएगा, नल सेट का मतलब होता है खाली थैला, है ना। ये मान लें थैला है तो खाली थैला, थैला आपके पास होना चाहिए लेकिन थैला में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं नल सेट। ठीक है, तो ध्यान दें, तो ये देखिए खाली थैला है नहीं है, इसमें जीरो तो है ही, यानी एक एलिमेंट इसके पास तो है, तो इसको तो हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। कोई सेट के पास अगर एक एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ये तो इन्फानाइट सेट हो जाएगा। कह रहा है कि एक्स लो जहाँ पे या तो एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या तो एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, है ना। चलिए सी में बात करें तो कह रहा है कि x² = 3 हो या फिर x = 4 हो, तभी वो x आएगा। तो यहाँ पे भी x ढेर सारा मिल गया। एक तो पहली बात कि 4 मिल गया, और दूसरी बात कि भाई x मेरे पास बहुत सारा है जिसका स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा। एक तो आप ऐसे देख सकते हैं √3 है और एक -√3 है ना, जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाएगा। तो इसके पास भी बहुत सारे एलिमेंट है। अब ऑप्शन डी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है x सच डैट कि x² + 1 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। अब खुद जानते होंगे आप लोग कि x² जो है एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है ना x², और उसमें हम और धनात्मक चीज़ ऐड करेंगे तो ये तो 0 से बड़ा ही हो जाएगा ना। x² पहले ही 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर x को 0 लेंगे तो 0 हो सकता है, उसमें और हम एक ऐड किए तो ये चीज़ तो 0 से बड़ा ही होगा, 0 से बराबर तो कभी होना ही रहा। तो मतलब यहाँ पे x कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है जिसके कारण से कि x² + 1 0 हो जाए, यानी ये वाला बैग खाली रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इफ़ a, यहाँ पे a के पास 2 एलिमेंट है -1 और 1, कह रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a × a है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि a × a के पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान में फॉर्मूला आप लोगों को ये रखना है कि जितना भी यहाँ पे ऐसा कुछ रहे a × a जितना बार भी रहे, ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, ये जो क्रॉस है वो अलग अलग हो जाता है। अब देखिए a के पास कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल यहाँ पे हम लोग के पास 8 एलिमेंट हो जाएगा आपका a × a के पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 6 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a यहाँ पे है 3 एलिमेंट 1 2 3, b के पास एलिमेंट है 1, कह रहा है देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मेरे पास a के पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और b के पास एलिमेंट यहाँ पे है 1 जो 4 है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आएगा, अगर a × b लिखना चाहें तो इसके पास आपका जो एलिमेंट होगा वो क्या होता है, Na × Nb है ना। अगर फॉर्मूला लगाएं तो Na × Nb होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा। अब हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ रिलेशन। तो याद रखिएगा जितना इसका सबसेट पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होता है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, तो ये जो फॉर्मूला आपका होगा वो होता है कि 2 के पावर Na × Nb, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 के पावर Na × Nb, अगर हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 3, यानी 2 के पावर 3, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री। ठीक है, -240 डिग्री का रेडियन निकालना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो आपको π/180 से गुना कर दीजिए। क्या करना होगा आपको, जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो π/180 से गुना कर दीजिए। ठीक है, बस काम हो गया आपसे। 0 से 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, π/180 जब भी, अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 0 से 0 कटा है ना,
अब इसको काटे तो 6 से कटा 3 टाइम्स में, ये 6 से कटा 4 टाइम्स में, यानी यहाँ पे आ गया -4π/3 रेडियन। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, -4π/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अ व्हील मेक 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है ना, कि एक चक्का है जो 180 बार घूमता है 1 मिनट में। ठीक है, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वो रेडियन टर्न करेगा। तुम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो पहले देखते हैं 60 सेकेंड में कितना बार वो घूम रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है 180 बार। अब यहाँ पे निकालना किसके लिए, 1 सेकेंड के लिए। तुम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे कि 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा। तो जब 1 सेकेंड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 180/60 है ना, 0 से 0 कटा, 6 × 18, मतलब 1 सेकेंड में वो 3 बार घूम रहा है। 1 सेकेंड में वो 3 बार घूम रहा है। ठीक है, जब 3 बार घूम रहा है और हम लोग जानते हैं कि एक बार जैसे ही घूमेगा कितना रेडियन बनाता है, तो 2π रेडियन बनाता है, 360 डिग्री बनाता है ना। 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2π हो जाता है। मतलब एक रिवोल्यूशन में 2π बना रहा है। और टोटल कितना रिवोल्यूशन है, 3 रिवोल्यूशन है। तो जब एक बार घुमा तो 2π बनाया, फिर दूसरा बार घुमा तो फिर 2π, और तीसरा बार घुमा तो फिर 2π। मतलब टोटल कितना बार घुमा, 3 बार, यानी 2π 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 3 बार ऐड हो गया, टोटल हो गया 6π। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब सॉल्व करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि cos 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कैसे, तो सोचिए कि हम लोग किसका डिग्री जानते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर तो 45 डिग्री का जानते हैं और 30 डिग्री का भी जानते हैं, है ना। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 45 + 30, और फिर यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि cos A + B जो होता है वो होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हम लोग cos 75 था, इसको लिख सकते हैं 45 + 30, है ना। ये डिग्री में है, ध्यान रखिएगा, ये डिग्री में है। यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, है ना, फिर माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब हम लोग को सबका वैल्यू तो पता ही है। हम लोग को यहाँ पे सारा जो डाटा आया है उसका वैल्यू तो पता होता है। cos 45 होता है 1/√2 इंटू cos 30 होता है √3/2। ठीक है, फिर माइनस sin 45 होता है 1/√2। ठीक है, और sin 30 होता है 1/2। एलसीएम अगर लिए तो नीचे में 2√2 आएगा, और यहाँ पे बचा √3 माइनस यहाँ पे 1 बचा, यानी यहाँ पे आ गया √3 - 1/2√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि cos A दिया हुआ है 4/5, cos B दिया हुआ है 12/13। cos A cos B दे रखा है, कह रहा है वेयर A एंड B बोथ लाई इन 4th क्वाड्रेंट। तो कह रहा है देन cos A + B का मान क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है cos A + B का वैल्यू, है ना। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है cos A + B का, cos A cos B माइनस sin A sin B। लेकिन ध्यान रखिए cos A दिया हुआ है cos B दिया हुआ है, तो sin A sin B निकालना होगा। हम लोग को sin A sin B निकालना होगा। ठीक है, अच्छा sin A sin B कैसे निकालें, तो ट्रायंगल का आप यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का आप यूज कर सकते हैं। cos A 4/5 दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, अगर इस एंगल को C हम लोग A मान लें फिलहाल के लिए, इस एंगल को फिलहाल के लिए हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, cos A होता है B/H, मतलब B नीचे 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, तो हम लोग ये चीज़ P निकाल सकते हैं। कैसे, तो h² - b²। हम लोग जानते हैं ना कि भाई h² जो होता है वो होता है p² + b²। हमको p चाहिए था, तो p² = क्या हो जाएगा, h² - b², फिर अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पे जब निकालें तो p हो गया, स्क्वायर किए तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, यानी 25 - 16 हो गया √9, यानी आ गया यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम लोग निकालें तो क्या आ गया, यहाँ से आ गया sin A जो आपका हो गया वो हो गया 3/5।
ठीक है, 3/5 हो गया, क्योंकि P बटा H होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गए हम लोग, क्या कि यहाँ पे जो क्वाड्रेंट था वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो साइन A का वैल्यू आएगा वो -3/5 आएगा। ध्यान बस इसको देना है कि जो क्वाड्रेंट है हम लोग का एंगल का, जो A और B जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है वो निगेटिव होता है। तो साइन A हो गया -3/5। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इस चीज़ को। चलिए अब निकालते हैं कॉस B दिया हुआ है तो निकालेंगे साइन B। साइन A तो निकल गया, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे हम लोग, है ना। इस ट्रायंगल को इस बार मान लेंगे B। अब क्या है, तो 12/13 दिया हुआ है, यानी आपको बेस बटा हाइपोटेनस दे रखा है 12/13। हमको P चाहिए तो क्या करना होगा, h² - b², यानी h² यानी 13 का स्क्वायर माइनस b² यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका हो गया 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144। यहाँ से सब्ट्रैक्शन किए तो 25 आया, और 25 हो जाता है स्क्वायर रूट में 5। यानी यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि साइन B क्या होगा, तो साइन B तो यहाँ से देख सकते हैं क्या होता है, P बटा H यानी 5/13। लेकिन एक चीज़ गौर देना है फिर से कि B भी जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही लाई करेगा हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो साइन B यहाँ पे हो गया -5/13। ठीक है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं कॉस A प्लस B। अब लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कॉस A प्लस B क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग कॉस A प्लस B निकालें तो बाय फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, कॉस A कॉस B यानी 4/5 गुने कॉस B हो गया 12/13, फिर माइनस साइन A साइन B। साइन A क्या है, तो माइनस में 3/5, ठीक है, इंटू साइन B तो -5/13। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ से कि 5 से 1 सेकेंड 5 नहीं कट करते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगा। काटने से क्या होगा ना कि फिर से हम लोग को एलसीएम लेने में दिक्कत आने वाला है। तो क्या करते हैं, यहाँ से आ गया 12 को 4 से गुना किए तो हो गया 48 अपॉन, यहाँ पे 13 को 5 से गुना किए तो हो गया 65। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 12 में माइनस तो यहाँ पे माइनस आ गया। 5 को 3 से गुना किए तो यहाँ पे 15 आया, नीचे 13 को 5 से गुना किए तो यहाँ पे 65 आया, है ना। एलसीएम लिए 65 ने यहाँ पे 65 ही रह गया। यहाँ पे आ गया 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 हो गया। अब 48 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करें तो 33 होता है, ठीक है, और नीचे में 65 है, यानी इसका आंसर आ गया 33/65, ऑप्शन नंबर पहला 10 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर। 11 कह रहा है कि 1 + 2i बटा 1 - i ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको नीचे वाले को रियलाइज करेंगे। नीचे जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको पहले रियलाइजेशन करेंगे। वही जो रैशनलाइजेशन होता है ना, इरेशनल नंबर को रैशनल बनाते हैं, और इमेजिनरी नंबर को जब रियल बनाना होता है तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन। कैसे करते हैं उसको, तो सेम वे में जैसे यहाँ पे 1 + 2i दिया हुआ है और नीचे में 1 - i दिया हुआ है, तो नीचे वाले को रियलाइजेशन करना है, इसीलिए नीचे वाले का साइन उल्टा कर देंगे। 1 + i से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर में जब मल्टीप्लाई किए तो ऊपर आ गया यहाँ पे 1 × 1 1 हो गया, 1 × i किए तो i हो गया। जब 2i को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1 के साथ 2i हो गया, और जब यहाँ पे 2i को मल्टीप्लाई किए i से तो यहाँ पे हो गया 2i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - i है, 1 + i है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ये a - b a + b है तो होता है a² - b²। यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे i² - 1 होता है, यानी 1 और यहाँ पे -2 तो -1 आ गया, प्लस 2i और i यहाँ पे हो गया 3i डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1² और माइनस का i² होता है 1, i² जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस का i² क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 आ गया, मतलब यहाँ पे हो गया -1/2 प्लस 3/2 आयोटा।
है ना। यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो नेगेटिव में है, y जो है वो पॉजिटिव में है। ये किस क्वाड्रेंट में होता है ना। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया आपका प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस चाहिए, यानी क्वाड्रेंट हो गया आपका दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ 3i माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले इसको स्क्वायर को ओपन कर लें, क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3i का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 3i इंटू 1। यहाँ से क्या आ गया, तो 3i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और i का स्क्वायर, है ना, साथ में प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया माइनस का 6 आयोटा। यहाँ पे जब किए तो i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस 9 प्लस 1 माइनस 6 आयोटा। अब माइनस 9 में जब 1 को ऐड किए तो यहाँ पे हो गया माइनस 8 माइनस का 6 आयोटा, है ना। अब इसका निकालना है हम लोग को मॉडुलस। तो जब मॉडुलस निकालेंगे माइनस 8 माइनस 6 आयोटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे जब किए तो माइनस 8 का स्क्वायर आपका हो गया 64 और 6 का स्क्वायर, है ना, माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, यानी यहाँ पे आ गया रूट ओवर 100 और रूट ओवर 100 होता है 10। ऑप्शन हो गया आपका डी, मॉडुलस आ गया यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 13 नंबर। अगला सवाल 13 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि इफ़ x दिया हुआ है नेचुरल नंबर से होगा, कह रहा है देन द सॉल्यूशन ऑफ 30x लेस देन 24 इज, यानी यहाँ पे दिया हुआ जो हम लोग को है वो है 30x लेस देन 24 चाहिए। यानी x की बात करें तो क्या करते हैं, 30 से डिवाइड कर देते हैं उधर, यहाँ पे हो गया 24/30, है ना, 24 बाई यहाँ पे हो गया 30। अब जब यहाँ पे डिवाइड किए तो यहाँ पे आ गया 6 से डिवाइड किए तो हो गया 6, यहाँ पे 4, नीचे में 5, यानी x लेस देन 4/5, ठीक है, x लेस देन 4/5 और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गया, क्वेश्चन में कुछ इसमें गलती है, क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गलती है, ठीक है, क्योंकि 30x जो है वो लेस देन 24 चाहिए, और अगर x को हम लोग 1 ही ले लें, नेचुरल नंबर अगर ले रहा तो x को हम लोग अगर 1 ही ले लें ना तो 30 तो ऐसे ही हो जाएगा, लेस देन 24 तो होना जरा, तो इसमें कुछ गलती है, हो सकता है प्लस हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका गलत है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि इफ़ मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चल यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा मेथड सिखा रहे हैं, ध्यान रखिए इस मेथड को। मेथड का नाम हम लोग दिए हुए हैं इसका घोड़ा मेथड। क्या होता है घोड़ा मेथड, तो ध्यान रखिए ये गलती आप लोग फिर नहीं करिएगा जो आप लोग मॉडुलस में जल्दी से करते हैं। घोड़ा मेथड कहता है कि मान लो x को फिलहाल के लिए घोड़ा, ठीक है, x को फिलहाल के लिए घोड़ा मान लो, और क्या करो ना कि x प्लस 3 को 0 से बराबर कर दो, जो भी मॉडुलस के अंदर में है उसको 0 से बराबर कर दो। जैसे आप 0 से बराबर कीजिएगा यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा आपका -3, है ना। तो एक लाइन खींचो ऐसे, और यहाँ पे जो -3 आया है उसको यहाँ पे बिठा दो, -3 को बिठा दिए। अब ये आपको घोड़ा बैठा हुआ -3 पे, और यहाँ पे जो 10 है उसको मान लो उसको रस्सी। तो घोड़ा था, उसको बोला मालिक मालिक मुझको भूख लगा है, ठीक है, घोड़ा था वो बोला मालिक मालिक हमको भूख लगा है। तो मालिक बोला कि ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, बोला मालिक ठीक है कि तुम जहाँ पे खड़े हो, ठीक है, वहाँ से 10 मीटर छोड़ करके, ठीक है, 10 मीटर छोड़ करके बाकी घास तुम खा जाओ। तो क्या किया, घोड़ा था, चालाक घोड़ा था, क्या किया, भागे भागे गया मार्केट और 10 मीटर का रस्सी लेके आया, ठीक है, 10 मीटर का रस्सी लेके आया। अब क्या किया, तो जैसे 10 मीटर का रस्सी लेके आया, घोड़ा -3 पे खड़ा था,
-3 से 10 इधर में रस्सी फेंका और -3 से 10 इधर में रस्सी फेंका, तो जैसे ही -3 से 10 इधर में रस्सी फेंका तो 7 में पहुंचा, और -3 से 10 इधर रस्सी फेंका तो -13 पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का घास छोड़ दिया और इधर का सारा घास खा गया, इधर का भी सारा घास खा गया। तो कहाँ से कहाँ तक का घास खाया? तो पहले वो -∞ से -13 तक का घास खाया। ठीक है, फिर क्या किया? इधर से खाना स्टार्ट किया और 7 से खाना स्टार्ट किया और इन्फिनिटी तक जाके खा लिया सारा घास। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ NCR प्लस NCR प्लस 1 बराबर में n+1 CX है। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x का मान जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, R+1 फॉर्मूला होता है ये कि NCR प्लस NCR प्लस 1 जो होता है वो होता है n+1 CR+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा इसको। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इफ इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन अ सेल्फ। कि एक सेल्फ में 4 बुक्स को डिफरेंट तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए 4 बुक था, 4 बुक था, है ना। ये 4 बुक मान लिए। पहला बुक को रखने का तरीका क्या होगा? तो पहला बुक को रखने का तरीका 4 होगा, है ना। पहला बुक को रखने का तरीका 4 होगा। चलिए मान लीजिए कि एक बुक यहाँ पे रख दिए, 4 जगह था, एक बुक को यहाँ पे रख दिए। अब मेरे पास 3 बुक है, फिर एक बुक उठाएं, फिर रखने के लिए आए, तो मेरे पास कितना जगह है? 3 जगह है। तो 3 जगह में से एक जगह भर दिए, जगह 3 था, एक जगह फिर से भर दिए। फिर ये बुक एक उठाएं, मेरे पास कितना जगह है? 2 जगह है, उसमें से किसी एक जगह में भर दिए। अब मेरे पास एक जगह बचा, तो एक जगह यहाँ पे रखें, भर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 × 12 = 24, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ T एंड एंडिंग विथ E कैन बी मेड विथ नो लेटर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। कह रहा है कि कितना वर्ड होगा जो T से शुरू हो और E पे ख़त्म हो। ठीक है ना, कितना वर्ड होगा जो T से शुरू हो, है ना, और E पे ख़त्म हो, और बाकी सारा जो आपका वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, लेटर्स मिल रहा है, ठीक है, वो सारा भी यूज हो। समझ में आया कि ट्रायंगल का वर्ड करके यूज करके बनाना है आपको वर्ड, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाना है कि T पहला पोजीशन पर है और E जो है वो आखिरी पोजीशन पर है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए ना, टोटल पहले वर्ड्स जो है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो हम लोग का अभी फिलहाल के लिए वर्ड है वो है आपका, अरेंज कीजिए। यहाँ पे जो आपका है वो है TRIANGLE, है ना। चलिए क्या करना था, टोटल कितना वर्ड मेरे पास है? तो 3 3 6 2 8। इसके लिए 8 जगह बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह बन गया। अब चाहिए क्या था? तो पहला जगह पे T चाहिए था और आखिरी जगह पे E चाहिए था। T और E को पहले जो चाहिए था उसको भर दिए। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास टोटल जो वर्ड बचा वो 6 वर्ड बचा, है ना। 6 वर्ड बचा और आपको कितना जगह फिल करना है? 6 जगह फिल करना है। तो याद रखिएगा जितना वर्ड है और अगर उतना ही जगह है तो उतना फैक्टोरियल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 6 का फैक्टोरियल। कैसे आता है? तो चलिए देखिए कैसे आता है। अब अगर हम लोग ये वाले जगह को भरना चाहते हैं तो मेरे पास कितना वर्ड भरने के लिए है? 6 वर्ड भरने के लिए है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे इनटू। अब ये वर्ड को मान लीजिए भरा गया, है ना। अब देखिए जैसे ये भराया होगा, मेरे पास अब कितना वर्ड बचा? 5 वर्ड बचा, 5 लेटर बचा। 5 में से फिर से एक लेटर को यहाँ पे भर दिए। तो जितना लेटर आपका बच रहा है उतना लिखते जाइए। अब जैसे ही ये फिल हुआ होगा, जैसे ही ये फिल हुआ, मेरे पास कितना फिर जगह बचा? 4 जगह बचा। और कितना लेटर बचा? 4। तो फिर 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। देखिए पूरा कितना आ गया? 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल आ गया। और 6 का फैक्टोरियल जब निकालिएगा ना तो ये 720 होता है। 6 का जब फैक्टोरियल निकालिएगा तो ये 720 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा इन द एक्सप्रेशन 1 - 2x पावर 5 कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 क्या होगा?
तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं हम लोग, है ना, जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है NC0, ये ध्यान रखिए कि 1 + x की पावर n जब एक्सपेंड करते हैं तो ये इसका एक्सपेंशन आपको पता होगा कि NC0 है ना, साथ में x की पावर n होता है, प्लस NC1 x की पावर n-1 होता है, प्लस NC2 x की पावर में n-2 होता है, प्लस डॉट डॉट चलता रहता है। तो अब यहाँ पे 1 - 2x की पावर 5 है, इसका हम लोग को एक्सपेंशन करना है तो क्या हो जाएगा NC0। अब यहाँ पे x की जगह पे माइनस में 2x है तो यहाँ पे -2x के पावर में 5 हो जाएगा, और हम लोग से पूछा भी है x की पावर 5 वाला, तो आगे तो बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे NC0 हो जाएगा, और n की जगह पे यहाँ पे 5 है, ध्यान रखिए यहाँ पे n की जगह पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया 5C0 - 2x के पावर में 5, और 5C0 हम लोग जानते हैं कि 5C0 होता है 1, और यहाँ पे आ गया -2, बाहर देखा जाए तो -2 के पावर में 5 होगा, साथ में x के पावर में 5 होगा। अब -2 के पावर 5 है तो यहाँ पे ये होगा -2 के पावर 5 × x के पावर 5, तो x के पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो है -2 के पावर 5, ऑप्शन नंबर डी। 18 का हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल 19 कह रहा है द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन x + y पावर 4, तो सेम वे में इसको कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4C2x² y²। ठीक है, एक्सपेंशन अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे, ये होता है 4C2x² y², ये मिडिल टर्म होता है ना। 4C2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2, यानी आगे फिर से आ गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो गया 4 फैक्टोरियल को अगर लिखे तो होता है 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो गया 2 × 1, और फिर यहाँ पे भी है 2 × 1, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, हाँ सॉरी एक सेकेंड, ऐसे नहीं कट करना, एक सेकेंड, 2 से 4 कटा 2 बार में, और फिर ये 2 से ये 2 कट गया, यानी यहाँ पे हुआ 3 × 2 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6x² y², ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 20 नंबर कह रहा है कि इफ़ द nth टर्म ऑफ GP इज 2 पावर n, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज। तो इसमें अगर हम लोग सम का फॉर्मूला की बात करें GP का, तो होता है Sn = होता है a × r पावर n - 1 अपॉन r - 1, जहाँ पे a हम लोग का होता है फर्स्ट टर्म और r जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा पहले r, फिर हम लोग को चाहिए होगा a। हम लोग को दिया क्या है, तो nth टर्म दिया हुआ है, इसकी मतलब है कि an दिया हुआ है 2 पावर n, तो जब हम लोग r का वैल्यू n का वैल्यू 1 रखेंगे, जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे यानी हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, a मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पावर 1 यानी 2, है ना। ऐसे ही हम लोग अगर a2 निकालना चाहें तो a2 क्या हो जाएगा, a2 यहाँ पे हो जाएगा जब n का वैल्यू 2 रखें यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और हम लोग जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है a2/a1, है ना। तो यहाँ से आ गया 4/2 यानी 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो r है कॉमन डिफरेंस वो 2 है, और फर्स्ट टर्म भी 2 है, तो Sn में पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे S6 चाहिए, यहाँ पे a की जगह पे हो जाएगा 2 × r यानी 2 पावर 6 - 1 अपॉन 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ गया 2 × 2 पावर 6, ठीक है, 2 पावर 6 जो है वो होता है 64, 2 पावर 6 होता है 64, जैसे कि देख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 हुआ और एक 6। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 × 2 × 2 8 होता है, सिमिलरली 2 × 2 × 2 8 हुआ, यानी 8 × 8 64, तो यहाँ पे हो गया 64 - 1, और नीचे में 2 - 1 तो 2 - 1 तो 1 हो गया, एंड यहाँ पे आ गया 2 × 64 में से अगर 1 घटाएं तो 63 हो गया, और 63 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आ गया 126, यानी हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं, एंड
फिर नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 इसका आएगा उसमें हम लोग फिर 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।